दोस्तों, कर्मा लौट कर आता है, आपने सुना होगा अपने जीवन में, और बहुत से लोगों के साथ ये हुआ भी होगा। और आज मैं एक औरत का ना वही सत्य आपको दिखाने वाली हूँ कि आपके भी सुनकर ना आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे जीवन में कर्मा किस तरह लौट के आता है और वो कर्मों का हिसाब कैसे जिंदगी को देकर जाता है। एक महिला है, आज 85 साल से भी ज़्यादा उम्र हो गई और अचानक ही मुझे पता चलता है वो दुनिया में नहीं है। और इस बीच जब मैं अपने क्वार्टर में रही थी, वो डेली आती थी और काफ़ी दिनों से जब मुझे लगा बहुत समय से नहीं आ रही, क्योंकि डेली ही मेरे घर पे आती थी वो। मेरा ऊपर था, ऊपर नहीं चढ़ पाती थी, नीचे से आवाज़ लगाती थी वो, और उसे मैं खाना पानी सब कुछ वहीं पे दे देती थी। और बहुत गरीब और दयनीय स्थिति में किसी घर से 10 रुपये मांगे, कहीं से 5 रुपये मांगे। एक तरीके से ये सोच लीजिए कि जो भीख मांगते ना, वो भीख मांगने वाली एक महिला थी। और जब उसके घर का सच मुझे पता चला, मेरे खुद होश उड़ गए कि वो महिला एक करोड़पति घराने से थी। उसके 4 बेटे थे, चारों गवर्नमेंट जॉब में थे, और उसकी बहू हाउस वाइफ थी, और उनकी जो बेटू की वो पोतियाँ थी वो भी जॉब कर रही थी, अच्छे अच्छे कोर्सेज कर चुकी थी, अच्छे अच्छे घरों में अच्छे अच्छे अनमैरिड थी, और अच्छे अच्छे कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कोचिंग कर रहा है, कोई जॉब की तैयारी कर रहा है। मतलब जब मुझे पता चला ना, क्योंकि मैं किसी के घर जाती नहीं थी, अपने क्वार्टर मेरा ऊपर था, वहीं पर मैं रहती थी, और वो महिला आती थी तो अम्मा 80-85 साल की एज, बिल्कुल बुढ़िया सी, बाल सफ़ेद, बिल्कुल मरणासन हालत में। तो कभी उन्हें कपड़े दे देना, कभी पैसा दे देना, कभी खाना दे देना, खाना डेली ही देते थे हम। तो मुझे पता नहीं था। एक दिन मैं जब नीचे गई थी, नीचे हमारे दूसरा क्वार्टर के 2 भैया रहते थे, 4th क्लास कर्मचारी, तो उनकी मिसेज से एक दिन मैंने ऐसी बात करी, तो वो अम्मा पूरा अंग्रेजी में बोलती थी। अंग्रेजी भी इतना फर्राटेदार कि अच्छा पढ़े लिखे के होश उड़ा देगा, ऐसी वो अंग्रेजी बोलने लगी। मैंने उनसे बोला, अम्मा बहुत अच्छी अंग्रेजी बोली। उन्होंने बोला, ये तो बहुत पढ़ी लिखी है और ऐसे ऐसे घराने की है, इनका जो है 4 बेटे हैं। तो एक बार उनके घर में आग लग गई थी, शायद उनका एक आध बच्चा उस अब बचपन में जब उनके बच्चे छोटे रहे होंगे, तो उनके घर में जो पहले बच्चे हुए थे वो आग लग के वो बच्चे मर गए थे, जिस वजह से अम्मा का मानसिक थोड़ा संतुलन खराब हो गया। लेकिन जब उनकी कहानी सुनी ना, मुझे सच में यकीन हो गया कि कर्मा लौट कर आता है। इसलिए हम जो बोते हैं वही चीज़ें हमें वापस मिलती है, वो भी डबल ब्याज के साथ। तब मुझे पता चला, उन्होंने जो बताया उसके बारे में। मैंने कहा, इतने घर की हैं, इतने अच्छे घर की हैं, और ये समाज के बीच में रह के भीख मांग रही हैं, घरों से खाना मांग रही, लत्ता मांग रही, कपड़ा मांग रही है। और जब मुझे पता चला 4 लड़के गवर्नमेंट सर्विस में हैं और पोतियाँ तक नौकरी में हैं, तो मैंने बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा, इतना बड़ा परिवार होकर आज ये भीख मांग रही। तो जो उन्होंने बात बताई ना, वो सुनकर तो मैं दंग रह गई कि ऐसे भी लोग होते। उन्होंने बताया कि जब ये इनकी बेटे की शादियाँ हुई, जब बहुएं घर में आती, तो ये किसी को भरपेट खाना नहीं देती है अम्मा, किसी को खाना नहीं देती थी। पहले परिवार में रही, देवरानियों से लड़ाई झगड़े, अपने पति का शक करना, जेठानियों से लड़ाई झगड़े, अपने पति का शक करना, पति को यहाँ से वहाँ न जाने देना, मतलब अपने पति का शक करना, लड़ना, मारना, पीटना। और बाद में जब थक हार के देरानियाँ, देवर, जेठ सब अलग हो गए, सब अपने अपने परिवार में आगे बढ़ गए, तो वो अम्मा ने अपनी बहुओं के साथ ही चीज़ करनी शुरू कर दी। बहुओं से लड़ाई झगड़ा, बहुओं से कहना कि मैं कहूँगी तब उठोगी, मैं कहूँगी बैठोगी, बहुओं को सांस नहीं लेने देना, हर बात पे लड़ना झगड़ना, गाली गलौज तमाशे। क्योंकि दोस्तों, पहले ज़माने में आप जानते हो कई लोग होते थे, बहुएं सामाजिक डर से या गरीब परिवार की होती थी, मायके के डर से, मायके वाले से कह दिया जाता था आप सहन करो, अपने ससुराल में रहो, ये चीज़ें बर्दाश्त करो। तो महिलाएं सहन करती थी। आज की बेटियां ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रही, जो किसी हद तक बहुत अच्छा भी है कि वो गलत के लिए आवाज़ उठाती है। लेकिन उस ज़माने में बहुएं आवाज़ नहीं उठाती थी, इसलिए बहुएं एक हाउस वाइफ बन के रह गई पढ़ी लिखी रहने के बाद भी। बेटू ने तैयारी करी, बेटे जॉब में लग गए, दिन तो सभी के बदल के आते ना, और बेटे अपने घर में हो रहे इन चीज़ों को देख रहे थे। वो माँ की कह सकते थे, न पत्नी की कह सकते थे, इसलिए माँ का दबदबा उस घर में ज़्यादा था। जो 4 बहुएं थी, बहुत कष्ट झेला उन्होंने, इतने दुख झेले कि उन्हें खाना नहीं खाने दिया जाता था।
अगर बहू ने एक रुमाल उस अम्मा ने उनके हाथों में देख लिया तो वो तमाशा काट देती थी, आज ये आया तो आया कहाँ, किसके पैसे से आया। अगर किसी बहू ने नई चूड़ियाँ पहन ली तो उनका तमाशा हो जाता था, पहनी तो मुझसे पूछा क्यों नहीं। बहू ने नई बिंदी लगा ली, उस पर उनका तमाशा हो जाता था कि ये बिंदी आई कहाँ से, किसने दी तुम्हें। तो अगर उनको कुछ लेना है तो उसके लिए उनकी परमिशन चाहिए, अगर वो चाहें तो ही वो कुछ खरीद सकती है। अपने पति के पैसे से वो कुछ नहीं खरीद सकती। अगर फिर मैं उनकी बहू के पास गई, मुझे पता चला धीरे धीरे उनसे जब मिली तो मुझे जो उन्होंने कहानी बताई ना बहुत अंदर से आत्मा को हिला देता है। उन्होंने कहा इन्होंने जितने अत्याचार कर रहे हैं ना, आज भी हम बोलते हैं आप रहो हमारे साथ, खाओ पियो आराम से रहो, इज्जत के साथ रहो, लेकिन इन्हें बर्दाश्त नहीं है। इन्हें भीख मांगना पसंद है और तमाशे करना पसंद है, और ये घर घर जाती है, चुगलियाँ करती है हमारी। आप आके देखिए हमारे घर का रहन सहन देखिए, सब कुछ देखिए, मतलब ये चाहती है बेइज्जती करें। आज भी ये उसी सांचे में है कि हम यहाँ से मांगे वहाँ से मांगे, बहू को बदनाम करें कि बहू हमें भूखा रखती है, खाना नहीं देती। और कहीं ना कहीं जब मुझे पड़ोस से पता चला तो उन्होंने भी यही चीज़ कही, नहीं इनकी बहू बहुत अच्छी है, पड़ोस में इनका बहुत अच्छा व्यवहार है और किसी से इनका मतलब बुरा बोलना तो है ही नहीं। बचपन से इन्होंने बोलना ही नहीं सीखा, क्योंकि जिस घर में वो गई उन्हें बोलने की इजाज़त ही नहीं दी गई। उन्हें ये कह दिया गया कि जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना, वही चीज़ें वो करती रही, परिवार में शांति व्यवस्था बनाए रखी। लेकिन आज कर्मा लौट कर आया, बेटे नौकरी में लगे, क्योंकि बेटू ने वो चीज़ें देखी थी। बेटे क्यों कब तक किसी का बर्दाश्त करेंगे, जब तक प्राइवेट कमा रहे हैं, माँ पे जान है, माँ लड़ने लायक है, तब तक तो बेटू ने बर्दाश्त किया। लेकिन हाँ, भगवान की कृपा से चारों बेटे जॉब में लग गए, फिर भी उन्होंने चाहा माँ रहे घर में इज्जत सम्मान के साथ, सब कुछ उन्हें मिले। माँ को गवारा नहीं था, माँ को यही था कि जितने 4 बेटे कमा रहे सारे पैसा मेरे हाथ में रखे, उसमें से अगर बहू चाहे तो उसे चूड़ियों के लिए 10 20 50 रुपये दूँ, या जितनी भी बहू हैं 4 बेटे हैं, चारों की कमाई मेरे हाथ में रख दी जाए। क्योंकि समय के साथ हर चीज़ बदल जाता है, तो इंसान की सोच होती ना जो नहीं बदलती, तो फिर उसकी कंडीशन ही यही रह जाती। जहाँ से बेटू ने ये चीज़ नहीं करी, माँ से बोला तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे बताओ, तुम्हें खाना चाहिए, लत्ता चाहिए, कपड़ा चाहिए, फैशन की चीज़ें चाहिए, जो चाहिए मैं दूंगा, क्योंकि पिताजी उनके दुनिया से जा चुके थे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आज भी यही चाहिए कि आप सारी कमाई मेरे हाथ में रखो, आपकी जो चारों की बीवियाँ हैं वो मेरे हिसाब से चले, और मैं उन्हें खर्चा दूँ, और जब मैं कहूँ तब वो घर से बाहर जाए। देखिए इंसान को कितने समय खूंटे से बांधोगे, ज़िंदगी तो उनकी भी है। क्या बहुएं किराए घर से आई है, इतना दुख इतना दर्द देने का अधिकार क्या आपको है? आपके अपनी बेटियों के लिए भी यही सोचते हो? तो बेटू ने कहा नहीं, इतनी ज़िंदगी इन्होंने कष्ट में सहा है, इन बहुओं ने कभी हमें ये नहीं बोला कि तुम्हारी माँ ऐसी है, जबकि हम देखते हमारी माँ ही लड़ती है जब भी, और हम कहते नहीं थे। लेकिन हम इतना करने के बाद भी, इतना सक्षम होने के बाद भी आज भी अपनी बीवी को उसी खूंटे से बांधे और उसे हर चीज़ के लिए तरस आए। कल के दिन हमें उस परमात्मा को जवाब देना है। बेटू का जमीर जगह, बेटू ने कहा नहीं, आज तक जो अत्याचार हो रहा था वो नहीं होगा। आपके जो नियम हैं, आपको जो चीज़ें चाहिए, हम हर महीने हम बेटा आपको खर्चा देंगे। लेकिन माँ को मंजूर नहीं था। माँ ने घर घर जाके 10 रुपया 20 रुपया भीख मांग के उनकी बुराइयां करके इज्जत गवा दी। लेकिन लोगों को पता था, मुंह के सामने लोग दे भी दिया करते थे, सब कुछ करते थे, खाना भी दे दिया करते थे, लत्ता कपड़ा भी दे दिया करते थे। लेकिन माँ को मंजूर नहीं था। एंड में वो दुनिया से पिछले साल, क्योंकि 1 साल तक मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि अम्मा आती थी हमारा पहाड़ी भटके डुबके बनाते। काले तो मेरे से बोलती थी, लल्ली काली दाल के वो काले भटके डुबके बनाना, जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है, मैं बनाती रहती थी। तो मैं उसके लिए एक कटोरा बना के चावल नीचे भेज दिया करती थी। तो अचानक से मैंने कहा 1 साल, बहुत समय से अम्मा दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मैं घर से तो जाती नहीं हूँ। तो मुझे उन भाभी ने बोला वो तो कब की दुनिया से जा चुकी है। मैंने कहा अरे वो तो जा चुकी है, ऐसे पता ही नहीं था हमें। क्योंकि इंसान का देखो कर्मा, उसे ना यही हिसाब देना पड़ता है। और वो गई भी तो इतनी बुरी कंडीशन में, बताया जा रहा था कि वहीं पे जहाँ उन्हें कमरे, जब वो चलने फिरने की स्थिति में नहीं रही। जो अच्छा वाला इंसान होता ना, वो चलते चलते ही चल देता, उनको पता ही नहीं चलता कब दुनिया से गई। लेकिन वो रगड़ के बोल रहे थे कि उसको पूरे उसके पैरों में जो था चोट लगा था, वहाँ पे कीड़े तक पड़ गए थे। उन बहुओं ने लास्ट में उनकी गुलामी करी।
चारों बहुओं ने सेवा करी, लास्ट में उसी घर में वो बुढ़िया ने दम तोड़ दिया। लेकिन मुझे 1 साल बाद पता चला वो बुढ़िया इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मैं हर उस सास से कहती हूँ, अगर आपकी बेटियां हैं, अगर आप अपनी बेटियों के लिए अच्छा ससुराल, अच्छा पति, अच्छा घर चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी बहुओं के लिए भी यही सोच रखें, क्योंकि वो भी किसी की बेटियां हैं। कहीं ना कहीं हम दूसरे के लिए भला करते हैं ना, तो हमारे साथ तो ब्याज से ही आता। अगर हम दूसरे के लिए गलत करते हैं, वो जो चीज़ें हमारे साथ ब्याज से ही लौटती हैं वापस ज़रूर। वो अम्मा जी के बारे में सुन के तो बुरा लगा, लेकिन लोगों ने बताया बुरा नहीं है, वो बहुत खतरनाक थी। जिसके दुनिया से जाने के बाद भी लोग बुराई करें तो वो कैसा इंसान होगा। देखिए, अगर गलत भी इंसान होता तो लोग उसकी यादों को सजो के रखते, बोलते अरे ये चले गया बेचारा, अच्छा था कुछ हद तक। अब वो इंसान कैसा होगा जिसका दुनिया से जाने के बाद भी लोग बुराई करते, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी एक अम्मा की कहानी जो सच्ची थी, तो मुझे ज़रूरी लगा। देखिए, कुछ ना कुछ सीख मुझे लगता है आपको मिलेगी इससे। समाज में ये चीज़ें होती हैं, कहीं जब हम, अरे कुछ नहीं होता दुनिया में, सब यहीं पे रह जाता, लेकिन हमारी अंतरात्मा जिसकी चीज़ के लिए गवाही देना, हमारी आत्मा जब दुखी होती ना अंदर से, हम किसी के लिए कुछ बोल देते हैं, कुछ हाय बद्दुआ निकल जाती, तो यार बड़ी आह होती है उसमें। क्या वो बहू की आह नहीं लगी होगी? लास्ट में अम्मा को आना तो उनके कदमों में पड़ा, अगर बेटी बना के सही तरीके से उनको वही सम्मान देती, तो वो उनकी केयर जो कर रही थी ना, उसमें दर्द नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन जब वो उनकी सेवा कर रही होंगी तो उन्हें भी अपना दर्द याद आ रहा होगा ना, कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया। वो अकेली थी, उनके लिए 4 कंधे खड़े थे बहुएं। वो बहू ने कभी जुबान नहीं खोली। आज बहुएं अपनी जगह सही है, क्योंकि लोग यही कहते कि इनकी बहुएं अच्छी, किसी ने ये नहीं कहा कि इनकी सास भी अच्छी थी। इस मेरा एक बात बताने का मतलब ये नहीं कि मैं सास को हर्ट कर रही हूँ, लेकिन ये एक सच्ची घटना है, सच्ची जो मैं मेरी आंखों देखी है, मेरे सामने की है, तो मुझे ये चीज़ें कहने में कोई नहीं लगा, क्योंकि कहीं बहुएं गलत होती तो कहीं पे सास भी ऐसी होती हैं। इसलिए बहुओं को भी अपना मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। वो सासू माँ जो बहुओं को लाती है दूसरे की बेटी को, तो उसको भी अपने मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और मैं एक नई गाइडलाइन के साथ फिर हाजिर होती हूँ। डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है, उस पर में प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। और धन्यवाद, आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, जो कि महिलाओं की गाइडलाइन के लिए हमेशा आवाज़ उठाती हूँ। उस पर जो भी मुझसे हो बन पड़ता मैं आपके बीच लाती हूँ। अगर कोई कमियाँ हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेट कर सकूँ और अच्छी उसमें अपनी सुधार कर सकूँ। तो तहे दिल से आपका धन्यवाद। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। थैंक यू, आपका तहे दिल से धन्यवाद।